ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब बेसिक डिटेल आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में है ही सी। बाई मतलब बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता था, बचपन में हमने पढ़ा था एक बार। पॉलिनोमियल में किन टाइप के पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते थे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हो? टू। वेरी टू नंबर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर टू है तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर थ्री है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स वन होती है तो मोनोमियल बोलते हैं। तो वैसे बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर टू है तो बाइनोमियल बोलते हैं। अब जितनी भी बाइनोमियल से रिलेटेड, बाइनोमियल टर्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी पावर वाला एक्सपेंशन है, वो सारे इस चैप्टर में आ जाते हैं। मतलब अब तक मुझे बेसिकली इस चैप्टर के पहले क्लास 9-10 तक सिर्फ इतना पता था कि मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। कोई ज्यादा से ज्यादा किसी को पता था x प्लस वाई का होल क्यूब। कोई पावर 4 पूछता था तो मैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को डबल बार मल्टीप्लाई करके पावर 4 निकाल लेता था। ये सब बेसिक चीजें भी हमको पता थी। लेकिन अगर कल से किसी ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 10 या फिर x माइनस वाई टू द पावर 18, एनीवन, एनी हायर पावर, अब मैं बाइनोमियल की मदद से इस एक्सपांशन को भी आसानी से निकाल सकता हूँ। हाँ, बाइनोमियल की मदद से हम फ्रैक्शन पावर भी निकाल सकते हैं। अगर पावर 1/2 पूछा तो भी मैं पता से कर सकता हूँ। x प्लस वाई की पावर 3/2 पूछा तो भी मैं पता कर सकता हूँ। मतलब ये बाइनोमियल जो चैप्टर है, इस चैप्टर की मदद से मैं बाइनोमियल से रिलेटेड जितने भी एक्सपांशन है उनकी वैल्यू तो पता कर सकता हूँ। और इस चैप्टर के बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन होते हैं, इतने अच्छे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हम हायर प्रॉब्लम को बाइनोमियल की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2023 रेज टू पावर 500 को अगर मैं सपोज 7 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, ये कैलकुलेशन नॉर्मली कोई करेगा विदाउट कैलकुलेटर तो बहुत लेंदी चाहिए, लेकिन बाइनोमियल की मदद से हम 4 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जांपल है। फिर और भी एग्जांपल है कि इस टर्म के एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कहीं ना कहीं बाइनोमियल की मदद से हमको सॉल्व करने में फायदा देते हैं। बाइनोमियल का एप्लीकेशन मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आता है, जब मैं अलग अलग तरह के सॉल्यूशन निकालने में काम आता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, सपोज बोला 10, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, मैंने बोला नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब x y z के ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे ताकि उनका सम 10 के बराबर हो। तो उसमें भी बाइनोमियल का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम इस चैप्टर का यूज करेंगे। आइए आगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है मुझे, जो जेई के सिलेबस में है। एनसीआर का नोटेशन आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, अगर जो पावर है वो अगर इंटीजर है। देन जनरल टर्म, मिडिल टर्म, एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन में रिमाइंडर निकालना वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, आरएफ फैक्टर वाले क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब पावर अगर फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पावर अगर कुछ भी हो, एनी इंडेक्स हो, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कैसे होगा। देन मल्टीनोमियल थ्योरम फॉर जेई एडवांस एंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये दोनों टॉपिक आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन मेंस में कभी कभी इसका यूज हो जाता है। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर सीक्वेंस और सीरीज नहीं होगा? सीक्वेंस सीरीज हो तो गया सर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। लास्ट क्लास में बच्चों बच्चों हुआ कि नहीं? हो गया। वो तो क्या हो गया सर, बस सीक्वेंस सीरीज। 20 हाँ मिनट पहले क्लास छोड़ दी थी बस। हाँ ठीक है, जो सीक्वेंस सीरीज का जिसका लेक्चर छूट गया है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड में करवा दूंगा, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है, लास्ट वीक में हमने दोनों लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी बाइनोमियल चल रहा है, अभी इस पे ध्यान दो। अभी सीक्वेंस सीरीज हो गया, अभी इस चैप्टर को ध्यान से दो और इसको पूरा अटेंड करना। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ओके यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, थोड़ा स्पीड में लेंगे। नोट्स आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, बस समझते जाना क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट समझते जाना। कहीं पे भी डाउट आए अनम्यूट करके पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले एनसीआर का नोटेशन सबको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला कैसे एक्सपांड करते हैं इसको? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस। हाँ, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। वेरी गुड। इस अगर मैं बात करता हूँ 10c4 की सपोज, तो 10c4 का आंसर कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस। सही है। अब मैं पूछता हूँ 10c6 क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, है ना? यस सर। यहाँ पे देखो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि 10c4 10c क्या आ रहे, सेम आ रहे? चेक करो, यस सर, है ना? यस सर। एक दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है
आर से निकालो या एनसी एन माइनस आर से निकालो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? वेरी गुड। Yes, एक sir. प्रॉपर्टी होगी। तो बाकी एक्सपांशन जैसे करते हैं अपन, एनसीआर का एक्सपांशन एन फैक्टर डिवाइड बाय आर फैक्टर एन माइनस आर फैक्टर। और एक बहुत अच्छी लिखते भी जाना, जिसको लिखना हो साइड बाय साइड लिखते रहना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और होती है कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, इन दोनों का एडिशन भी बहुत स्टैंडर्ड होता है, जो बहुत काम आता है। किसी को याद हो तो बताओ। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा एनसीआर के टर्म्स में? यार बताओ। n+1 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। n+1 CR लिख लेना, इसको बहुत काम का है। ठीक है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस, अगर यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे एन और एन सेम है, यहाँ पे आर और आर माइनस 1 दोनों में डिफरेंस अगर 1 का है, तो देखो आर और आर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। जो भी दोनों में से ग्रेटर है वो आ जाएगा। आर और आर माइनस 1 में जो ज्यादा है वो आ जाएगा। और एन में क्या हो जाएगा? +1 ऐड हो जाएगा। एन में क्या हो जाएगा? +1 ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सी बार क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं 10C7 प्लस 10C6 का आंसर क्या आएगा? बोलो। 11C7. 11C7 वेरी गुड। 11C7 जो भी ग्रेटर है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. 15C4 प्लस 15C5 बताओ। 16C5. क्लियर है? वेरी गुड। तो फाइनली, हाँ वेरी गुड, फाइनली हमने क्या देख लिया? एनसीआर का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इन सब की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि एनसीआर की वैल्यू एनसीएन n माइनस r के बराबर होगी। और ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें खासकर ये फर्स्ट वाली काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n में n+1 हो जाएगा और दोनों में से जो ग्रेटर है वो ले लेना। अब जैसे मैंने r-1 लिया था, तो यहाँ पे r और जो भी ग्रेटर है वो ले लेना। आगे बात समझ में क्लियर है? Yes, sir. है ना? ठीक है, बस ये वाली ध्यान रख लेना। चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जल्दी से ट्राई करो, इनको बताओ कितना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी अगर याद रख जाए, एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1। ठीक है, एनसीआर इसका अगर एक्सपांड करोगे, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे भी एक्सपांड करोगे, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा? देखो इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस, डिनोमिनेटर में क्या है? एनसीआर माइनस 1 है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय, याद रख लोगे? Yes, sir. एवरीवन याद रख लोगे ना? देखो वापस मैं लिख रहा हूँ, एनसीआर है ऊपर और नीचे n है, c है, और ये r का एक छोटा एक कम है r-1। तो क्या लोगे? न्यूमिनेटर में क्या आएगा? n माइनस r प्लस 1 और डिनोमिनेटर में r आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो, आ रही की नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 15C4 डिवाइडेड 15C3 क्या आ जाएगा? 15 minus -4 plus 1 डिवाइड बाय upon 4. divided by 4. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? Yes, sir. चलो अब अप्लाई करके दिखाओ चारों में, जल्दी से दिमाग लगाओ, फॉर्मूला लिखो, अप्लाई करो। ट्राई सब लोग करना, गलत होगा चलेगा लेकिन ट्राई जरूर करना। कर रहे हो? ट्राई हो गया? Yes, sir. ओके, चलो फटाफट देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी किसी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 है, r प्लस 1, तो बताओ आंसर क्या आएगा? Sir, n+4 CR+1. वेरी गुड। एक इसमें दोनों सेम है तो 1 ऐड हो जाएगा और इसमें से जो ग्रेटर है वो ले लेंगे। ग्रेटर कौन सा है? r+1 है ना? अगला बता दो। Yes, sir. Sir, 2n+1 CR+3. वेरी गुड, इसमें +1 ऐड हो जाएगा, दोनों में ग्रेटर है वो आएगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट। Sir, n-r+1 बट्टे r. हाँ देखो, सबसे पहले ऊपर क्या होगा? n+2 माइनस r+1, करेक्ट है? Yes, sir. डिवाइडेड बाय r, है ना?
R. दिस माइनस दिस प्लस 1, दिस माइनस दिस प्लस 1, या फिर डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस कर दो, एक ही बात है ना, जो नीचे है उसको माइनस कर दो, n+2 माइनस ऑफ r माइनस 1। यहाँ पे भी सेम 2n माइनस ऑफ 2n minus R minus R R plus 4 plus Minus 1 divided plus by R plus 4. वेरी गुड। क्या सबको समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? Yes, बहुत sir. बढ़िया, Yes, sir. ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो ये जो आया था, आई थिंक आपको सबको पास्कल ट्रायंगल पता होगा, उस पास्कल ट्रायंगल की मदद से हमने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन किया था, जो मेजर एक्सपेंशन और जनरल टर्म निकालने की कोशिश की थी। x प्लस वाई की पावर जो n है उसका एक्सपेंशन में कैसे निकला, ध्यान समझना। सबसे पहली टर्म क्या आएगी, nc 0, वेरी गुड, nc 0 आएगा, फिर x की पावर आएगी n, y की पावर आएगी 0, ठीक है। अनम्यूट करना, nc1, किसी का माइक ऑन है तो शायद उसके कारण मेरी वॉइस मुझे वापस सुनाई दे, ठीक है, ठीक है। अगला टर्म आएगा nc1, x की पावर आ जाएगा n-1, y की पावर आ जाएगा 1, फिर अगला टर्म आ जाएगा nc2, x की पावर n-2, y की पावर 2 एंड सो ऑन। बीच में कोई ना कोई टर्म रहेगा, मान लो ncr, बताओ x की पावर क्या रहेगा, n minus r n-r, y की पावर r, और लास्ट वाला टर्म आ जाएगा ncn, y की पावर n, करेक्ट है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो जनरल टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आ रहा है nc0 x की पावर n, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है t2 में nc1 आ रहा है, nc क्या आ रहा है 1, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस y की पावर 1। ये थर्ड टर्म में ध्यान से देखोगे तो nc2 आ रहा है, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस y की पावर 2। फोर्थ टर्म ऐसे r+1 टर्म में क्या आएगा, nc r आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे r+1 है तो यहाँ r आ जाएगा, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और y की पावर r। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एकदम रट लेना। जनरल टर्म ऑफ द एनी बाइनोमियल थ्योरम NCR, x की पावर n-r, इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म की पावर y r, सेकंड टर्म की पावर r, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं इस एक्सपेंशन में? अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते थे? n+1. देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे होते हैं, अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1, याद रखना। और हर टर्म की जो टोटल पावर है वो कितनी होगी, जैसे इनका सम टोटल पावर का सम कितना होगा, n के बराबर। टोटल पावर का सम किसके बराबर होगा, n के बराबर। दिख रहा है आपको, है ना? हर टर्म में जो टोटल ओवरऑल पावर है उसका सम हमेशा n के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी कोई एक एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला करना है, तो बताओ इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, x - y की पावर 5। सबसे पहला टर्म क्या रहेगा, nc0 IC0 x raised to power 5 5c1 x raised to power y raised to power 1 हाँ, किसी का आवाज ज्यादा ब्रेक कर plus रही है। और दिया की कर रही है? हाँ दिया, एक बार आप रिजॉइन करना, शायद okay वॉइस sir रिजॉइन करो एक बार, एक बार देखा सही लिखा है मैंने? सर माइनस आएगा ना, -5c3। हाँ वो तो मैंने माइनस तो अपन बाद में बाहर निकाल लेंगे, मैंने -y ले लिया टोटल, मैंने क्या ले लिया, माइनस ब्रैकेट में -y ले लिया, अब बाद में माइनस बाहर निकाल लेना है ना। हाँ क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेंशन हो रहा है? Yes, yes sir ठीक है। Then there are total n+1 terms. Sum of the power x1 y is n, और the coefficient of the terms equidistant from the beginning and end are equal. मुझे पता है NCR और NCR n-r सेम होता है, तो इसकी वैल्यू, इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू इसके कोएफिशिएंट के बराबर होगी। सेकंड आगे से सेकंड कोएफिशिएंट, पीछे से सेकंड कोएफिशिएंट के क्या होगा, बराबर। ध्यान रखना, तो उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, बहुत सी बार काम आता है उसे उल्टा लिखने में। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट वाले कोएफिशिएंट के बराबर होगा, आगे से दूसरा पीछे से दूसरे के बराबर होगा, आगे से तीसरा पीछे से तीसरे के बराबर होगा। हाँ है ना, बोलो। हाँ सर ओके ओके। सर एपी भी हो सकता है फिर तो। क्या हो गया? एपी
क्या हो गया, वापस बोलो। सर इसे एपी भी कह सकते हैं ना, फर्स्ट लास्ट टर्म बराबर हाँ हो हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, एपी में उल्टा होता था, एपी में सम इक्वल होता था, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, वहां पे सम इक्वल होता था। यहाँ पे डायरेक्टली कोएफिशिएंट ही इक्वल है आपस में, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट वाले कोएफिशिएंट के बराबर है, आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरे टर्म के बराबर है, वहां पे सम इक्वल होता था। क्लियर? अब देखो ऐसे एक्सपांशन कभी कभी काम आते हैं, जब पावर सेम हो और प्लस और माइनस का अंतर हो, तो इसमें फायदा क्या होता है। अब जैसे x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन करेंगे, तो 4c0 की पावर 4, 4c1 x क्यूब इंटू वाई, 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4c3 एक्स वाई क्यूब एंड सो ऑन। और x माइनस वाई की पावर 4 की बात करूं मैं, तो 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c x क्यूब इंटू वाई प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4c3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पे कौन सी टर्म्स कैंसिल होगी? सेकंड वाली। सेकेंड वाली, मतलब जिनका कोएफिशिएंट ऑड है, जिनमें r की वैल्यू ऑड है, तो देखो ये 1 वाली प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे 3 वाली प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो इवन कोएफिशिएंट वाली है ये डबल हो जाएगी, 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c, अगला क्या आएगा 0 के बाद 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c4 y की पावर 4, ये जितनी भी टर्म से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ऐड करेंगे तो। और सब्सट्रैक्ट अगर करूंगा, अगर सब्सट्रैक्ट करता मैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ऑड वाली टर्म्स आ जाती, इवन वाली टर्म्स क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती है ना? क्लियर है? यस सर। ओके। यस इनके एक्सपांशन में यहाँ पे आप देखो कि 0 2 4 0 2 4 0 2 4 6 ऐड करने पे इवन कोएफिशिएंट आते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे ऑड कोएफिशिएंट आते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो तब तक। तब लोग ट्राई कर लो। सर 2 आंसर। क्या आ रहा है आंसर? 2 2, ओके, वेरी गुड। The sum of the coefficient of all degree terms in the expansion of this। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसका एक्सपांशन जो होगा उसमें क्या आएगा, देखो प्लस हो रहा है, ये मान लो x से ये मान लो y है, यहाँ पे x माइनस y है ना, और ऐड हो रहा है, तो क्या बचेगी, क्या इवन कोएफिशिएंट आएंगे सिर्फ, है ना? तो पहला क्या आएगा 5c0 x की पावर 5 x की पावर 5, फिर अगला क्या आएगा 5c2, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3, और सेकंड टर्म की पावर होल स्क्वायर। अगला क्या आएगा सर 5c4, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 सेकंड टर्म की पावर 4। तब यहाँ पे पूछा गया था द सम ऑफ द ऑल कोएफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, मतलब ऑड डिग्री जिसकी पावर ऑड है, तो देखो यहाँ पे क्या है 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यस सर। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10। यस सर। 5c0 निकाल के देख लेना, 5c2 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 4 3 5, हाँ 10 आ रही है ना, चेक कर लेना। 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 5c1 के बराबर होगा, दैट इज 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 रूट की पावर 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक करना एक बार,
एक बार चेक करो। अब इसमें पूछा क्या था, ऑड पावर, देखो उससे आ रहा है कि नहीं आंसर। इसमें ऑड पावर कौन कौन सी निकालो जल्दी से। इसको ओपन करना पड़ेगा एक बार आपको। x की पावर 5, यहां से देखो क्या आएगा, 10x की पावर 6 माइनस 10x³ प्लस 5x इंटू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ये 2 को भी अंदर, x की पावर 5 प्लस 20x की पावर 6 माइनस 20x³। अभी 5x, ये 5 टू 10, 10 अंदर जाएगा तो कितना आएगा, 10x की पावर 7। ये देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 10x मल्टीप्लाई बाय 1 10x हो जाएगा, और ये 10x मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 20x की पावर 4। देखो यहाँ तक सही किया मैंने कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे पूछा क्या था, सम ऑफ द ऑड पावर। ऑड पावर कौन कौन सी, ये वाली ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, इनका सम, इनके कोएफिशिएंट का सम। तो इनका कोएफिशिएंट क्या क्या है, 2 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 10। वेरी गुड, तो आंसर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही किया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में ही आ रहे हैं। करा है मैंने क्या, कुछ भी नहीं करा, मैंने बाइनोमियली एक्सपैंड किया और सिंपल डायरेक्ट एक्सप्रेशन मुझे ये दिया, तो मुझे पता था ट्वाइस ऑफ इवन टर्म्स आएगी, और उसमें देख लिया जो भी पूछा गया था। ऐसे जेई मेंस में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। जनरल टर्म के बारे में अभी मैंने बताया, जनरल टर्म लिखने का तरीका, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। आर यू गेटिंग दिस, है ना। Yes, sir. चलो एक और यही का क्वेश्चन करो, ट्राई करो इसको, बताओ 2023 लास्ट ईयर ही आया था क्वेश्चन। तो जनरल टर्म लिखो, ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, हमेशा जनरल टर्म लिखो सबसे पहले कि r+1। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, जनरल टर्म लिखो सब लोग। फॉर्मूला में लिख देता हूं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी जनरल टर्म आप लिखिए। यहाँ पे जनरल टर्म क्या हो जाएगी बताना बच्चों, 5CR, बताओ क्या क्या आएगा, 2x³ 5 minus 5 minus r 5. माइनस 1 by 3x² r हाँ raised वेरी to गुड, power r। वेरी, ये सबको समझ में आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब बेसिक होते हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। कभी भी क्वेश्चन पूछता है जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5CR। अब x की पावर सारी कलेक्ट करो, 2 की पावर यहाँ से आ जाएगी 5 माइनस r। यहाँ पे फर्स्ट में x की पावर कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे x³ है, x का क्या है, क्यूब है, सो x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस r मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से देखो x कितना आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2 इंटू r, है ना। Yes, sir. और कांस्टेंट, यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, -1/3 रेज़ टू पावर r। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 5CR 2 की पावर 5 माइनस r इंटू -1/3 की पावर r। अब देखो x की टोटल पावर कितनी होगी, बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो पावर बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस से में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड कर दोगे, तो पावर ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्लियर है, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया था x की पावर 5 चाहिए, x की पावर क्या चाहिए 5, तो इसकी पावर को क्या होना पड़ेगा, किसके बराबर, 5 के बराबर, है ना। इसको जैसे 5 की इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा r, बताओ।
बताओ ये 5r माइनस कितना हो जाएगा, 5r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 2 है ना। इसकी वैल्यू 5 से इक्वेट करोगे, ये पूरा 5 से इक्वेट अगर होगा तो ये बचेगा 10 इक्वल टू 5r, 10 इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो आपका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, r की वैल्यू क्या रख दोगे 2, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ से आप क्या Sir, रखोगे, answer is 80/9. हाँ वेरी गुड, r की वैल्यू 2 रख देना बच्चों, बहुत बढ़िया। r की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे यहाँ पे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 1/3 की पावर 2। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे 5c2 आई थिंक 10 होता है, 2 की पावर 3 दैट इज 8 इंटू 1/9, आंसर कितना आ जाएगा 80/9। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? कभी भी कोएफिशिएंट पूछता है x की पावर 5 का तो पहले जनरल टर्म लिखो, x की टोटल पावर कलेक्ट करो, फिर इसको 5 से इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल टर्म लिखो, x की टोटल पावर को इक्वेट करो जो भी चाहिए और पता करो। अच्छा, कभी कभी वर्ड यूज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, उस केस में x की पावर को कैसे इक्वेट करेंगे? जब भी ये वर्ड आता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तब क्या होगा? x की पावर 0। हाँ वेरी गुड। चलो सब लोग एक बार प्लीज इस क्वेश्चन में ट्राई करो, वापस जनरल टर्म लिखो और x की जो टोटल पावर है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर क्या होनी चाहिए 0, तो पता करो r कितना आएगा। सेम तरीका है, जनरल टर्म लिखो सब लोग, जनरल टर्म लिखो और x की टोटल पावर को कलेक्ट करके पता करो। जनरल टर्म लिखो और फिर देखो x की टोटल पावर कितनी आ रही है। जनरल टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। So answer 5/15. 5/15 आ रहा है, वेरी गुड, देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म को पहले अलग कर लिया, अब x की पावर को साथ में लिख रहा हूँ। x की पावर जो क्या क्या यहाँ से 1/2 तो 10 माइनस r/2, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से ये x बाहर आ जाएगा, x की पावर कितना आ जाएगा -r, ठीक है। अब यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर आ जाएगी टोटल पावर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक बार चेक करना, कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं आया। चेक करो, यही आ रहा है क्या आपका भी? बोलो बच्चों, हाँ है ना, करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना था, टर्म इंडिपेंडेंट तो x की पावर को 0 से इक्वेट करना है, तो इसको अगर आप 0 से इक्वेट करोगे 10 माइनस 3r/2 को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। क्या पॉसिबल है r की वैल्यू फ्रैक्शन पॉसिबल है क्या? No, sir. सर सब लोग आंसर करा करो, बैठे मत रहो। r की पावर फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी टर्म होगी नहीं। r हमेशा कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। r हमेशा कैसा आना चाहिए, r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होती है और नेचुरल नंबर, तो नो टर्म पॉसिबल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो टर्म पॉसिबल। क्लियर सबको?
यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जिसमें एक्स की पावर हुई ना, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, रिफ्लेक्शन आ रही है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आ रहा है आ रहा है? चलो ये करो, या फिर एक काम करो, ये करो। चलो पहले इसके बैकग्राउंड में जरा अनम्यूट कर लो, मनीष चौहान। ठीक है, अगर आपके बैकग्राउंड नॉइज रहता तो आप अनम्यूट करा करो। सब लोग ये तो क्वेश्चन ट्राई करो। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने का एक ही तरीका, जनरल टर्म लिखो। अच्छा, अभी आपकी स्कूल चालू है कि बंद है? सर चालू सर, अब तो एग्जाम भी आने लगे हैं स्टैंडर्ड से। सर जून में होंगे। सर जून से खुला हुआ है स्कूल अभी। ठीक है ठीक है, चलो सॉल्व करो। मनीष आपकी बहुत नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से। जनरल टर्म लिखो सब लोग और सॉल्व करो, अपने आप आ जाएगा आंसर। जनरल टर्म लिखो सब लोग इसकी एक बार। जनरल टर्म लिखो। चेक करना एक बार जनरल टर्म। 351 361, ओके देखते हैं। अभी पावर 1/4 है, तो 9 की पावर 500 माइनस r बाई 4, यहाँ पे 8 की पावर r बाई 6। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे बोला है नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीग्रल टर्म कौन कौन सी होगी। तो इंटीजर होने के लिए ये टर्म इंटीजर कब होगी, जब ये जो पावर है, कि पावर कैसे, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर शुड बी व्हाट, इंटीजर्स। पावर को इंटीजर्स होना पड़ेगा तभी मेरा आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसी को अप्लाई करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला कि दोनों की दोनों पावर को, यहाँ पे 500 r बाय 4 को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। वो दूसरा इधर r बाय 6 को भी क्या होना पड़ेगा, कोई ना कोई इंटीजर। अब r की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों को इंटीजर बना दे, मतलब r की ऐसी कितनी वैल्यू मुझे यही पता करना है कि r की ऐसी कितनी वैल्यू होगी, वो रखने पे दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अब मुझे यही पता करना है कि ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r जो इसको सेटिस्फाई करेगी ताकि आंसर इंटीजर आए। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे पावर टोटल कितनी, 500 है, n की वैल्यू कितनी है 500, जो हमारा r होगा वो ऑफकोर्स 500 से तो क्या होगा, कम ही होगा। r की वैल्यू 0 500 के बीच में होगी। अब उसमें से ऐसे कितने r है जो यहाँ पे मैं रखूं तो आंसर क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। अब मुझे बताओ यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या अलाउड होगी इस वाले पार्ट में ताकि आंसर इंटीजर आए। ऊपर r क्या क्या अलाउड है, नीचे 6 है, देखो मतलब r ऊपर क्या क्या अलाउड है, ऐसे 6 के मल्टीपल ही अलाउड है ना। अच्छा यस ठीक सर। है, डिनोमिनेटर में अगर 6 है, अगर इसका आंसर इंटीजर लाना है तो r की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ मैं, 6 के मल्टीपल ही रख सकता हूँ। 6 के मल्टीपल देखो कहां से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 6 12 फोन, लास्ट कहां तक जाएगा, 496। 500। हाँ तो कैसे पता करोगे, 500 को 6 से डिवाइड कर देना और देख लेना रिमाइंडर कितना रहा है, वो सब्सट्रैक्ट कर देना। तो क्या रहा है 496, चेक कर लेना एक बार, 496 नहीं आएगा, 496 आएगा क्या, 6 8 जा 48 कैरी 1 नहीं, 4 490 4 500 डिविजिबल है क्या 6 से, एक बार चेक करो ना ये भी तो। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, तो 498 चेक करो, है ना, बोलो। अरे आ रही बात समझ में आया ना।
यस तो सर Yes, sir. अब मुझे क्या आप ये बता सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर कितनी है? 0, 6, 12 अप टू 498। टोटल कितनी वैल्यूज है आर की? नंबर एपी एक तरह का नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी पूछा गया यहाँ Yes, पे, sir. है ना? Yes, अब sir. देखो इसको लॉजिकली भी पता कर सकते हो आप। ये जो पहला टर्म है 6 into 1 है, अगला टर्म 6 into 2, अगला टर्म 6 into 3 होगा। ये लास्ट वाला टर्म क्या है? 6 into, यहाँ पे देखो ध्यान से 83 से 6 into 83 है लास्ट वाला टर्म, है ना? तो देखो ये 1 2 3 अप टिल 83, तो 83 टर्म तो ये होगा और एक्स्ट्रा ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 84 टर्म्स हुए। 84. टोटल कितने टर्म्स? 84। तो यहाँ पे तो ये टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से रखना ताकि ऊपर वाला जो है डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो। ऊपर वाला डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। तो आर इक्वल टू 500 माइनस 4n, या फिर लॉजिकली बताओ, इसे मान लो रख के देखते हैं क्या 4 के मल्टीपल के सारे आ जाएंगे? देखो 500 तो ऑलरेडी 4 से डिविजिबल है, आर को भी 4 से क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना? यस आर की वैल्यू क्या क्या अलाउड है यहाँ पे? देखो 0 रख सकते हैं, अगेन 4, 8, 12 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट 500 तक जा सकते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे पता कर लो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ आर की वैल्यू कितनी आ रही है? अब देखो अच्छा मेरे सर को 125। हाँ 125, लेकिन अब देखो मेरे को वैसे काम क्या है, अब इन दोनों का मुझे आर ऐसा चाहिए जो यहाँ पे भी डिविजिबल यहाँ पे, तो इन दोनों आंसर का क्या लेंगे? यूनियन के इंटरसेक्शन, दोनों जगह satisfy करना। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर आना चाहिए, यहाँ पे भी इंटीजर आना चाहिए, दोनों को क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे 4 के मल्टीपल है, यहाँ पे 6 के मल्टीपल है, तो 4 और 6 के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे? 12 वाले मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या होता है? 12 होता है, यस सर। है ना? अब इन्होंने में कॉमन मल्टीपल लेना, तो कॉमन मल्टीपल से पता करेंगे 12 वाले, सॉरी, तो कॉमन मल्टीपल कौन से आ जाएंगे? 12 वाले। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, जो 4 और 6 का एलसीएम का तो 12 होता है। अब देखो 12 के कौन कौन से आएंगे? 0 से स्टार्ट होगा, 0, एक मिनट चार्जिंग कनेक्ट करता हूँ, 0, 12, बताओ कहां तक जाएगा लास्ट? पता करो लास्ट कहां तक जाएगा? 500 के पहले कौन सा मल्टीपल आएगा 12 का? फाइव 500 के पहले कौन सा आएगा मल्टीपल 12 का? कितनी बार जा रहा है? 4 जा, करेक्ट? 492. 492. हाँ 492, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8, रिमाइंडर 8 है तो 492, करेक्ट। तो मुझे बता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये 12 1 जा 12, ये 12 2 जा, ये 12 3 जा, और ये लास्ट क्या आएगा? 12 into 41, राइट? तो 41 प्लस 1 टोटल 42 टर्म्स आ गई, 0 को इंक्लूड करते हुए। तो बेसिकली आर की ऐसी 42 वैल्यूज है जो दोनों को इंटीजर बना देगी। जैसे यहाँ पे आप रख के भी देखो, यहाँ पे आर को 12 रखो तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 24 रखोगे तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 36 रखोगे तो ये भी इंटीजर है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज है? 42। तो नंबर ऑफ इंटीजर इसके एक्सपेंशन में कितनी इंटीजर टर्म्स आएगी? 42 टर्म्स आएगी। देखो ध्यान से, कोई स्टेप में डाउट है तो वापस पूछ लो, एनीवन, किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो वापस पूछ लो, कोई गलती तो नहीं करी अपन ने? देख लेना एक बार कैलकुलेशन में, क्लियर है? ठीक है, चलो ध्यान रखना। ओके, अब सेम वे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन सेम आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म, तो भी तो करने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। अब जैसे पूछा गया है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का तरीका क्या होता है? इसको भूल जाइए, ये याद मत रखो, ये नीचे वाला छोड़ो। आप तरीका बताओ, कोई आसान तरीका कि फोर्थ टर्म, जैसे एपी में देखते थे, एपी में फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा, एपी को उल्टा कर देते थे, सेम यहाँ पे भी कर देना। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा तो क्या करें?
इस एक्सपांशन में सेकेंड टर्म को पहले लिख दो, फर्स्ट टर्म को आगे लिख दो, है ना। अब इसकी फोर्थ टर्म पता कर लो, समझ आ रहा है। जो टर्म पीछे थी उसको आगे कर दिया, आगे वाले टर्म को पीछे कर दिया, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड कभी पूछे तो उसको उल्टा कर दो। अब फोर्थ टर्म निकाल दो। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 7c4 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3, और एक्स क्यूब बाई 2 की पावर 4। बोलो आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। मिडिल टर्म, किसी भी एक्सपांशन में मिडिल टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर n इवन है, अगर n क्या है इवन, तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगी, उसको 2 से डिवाइड करके +1 कर देना। और अगर n पावर अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, n उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2, एक बार +3 करके डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली में, जनरली अपन ने स्टैटिस्टिक्स में देखा तो वहां उल्टा होता था। वहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म आती थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर पावर इवन है, पावर अगर n है, तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1 होती है, n+1। Yes. है ना। तो इसलिए अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ऑड। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी। n अगर ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, इवन। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडिल टर्म आ जाएगी। तो मुझे बताओ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x + y की पावर 14, बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी, जल्दी से मिडिल टर्म कौन सी होगी, कैसे निकालोगे? 7। 14 को 2 से डिवाइड करो, 7, 7 + 1, 8th टर्म। 8th टर्म, तो t8, तो t8, हाँ 8th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। क्लियर? यस सर। x Yes, प्लस sir. वाई की पावर मान लो 17। अब बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? Sir, एक बार, हाँ एक बार +1 करके डिवाइड बाय 2, तो +1 डिवाइड बाय 2, +1 डिवाइड बाय 2 9, 9 और एक बार +3 डिवाइड बाय 2 10। yes, sir. 9th। अरे इसकी तो होगी। 9th टर्म एंड द 10th टर्म। क्लियर है? हाँ बोलो क्या डाउट है? सर 2-2 होगा इसका आंसर। हाँ 2 मिडिल टर्म आएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 18। अगर पावर 17 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 होगी, तो 2 मिडिल टर्म आएगी ना। जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म्स अगर माना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 होती, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, 6, 1 2 3 4 5 6, या फिर 6 ऑब्जेक्ट है तो कितने मिडिल में आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आते हैं ना मिडिल में। क्लियर है? यस सर। इसकी बताओ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ कौन सी टर्म मिडिल आएगी, जल्दी से, पावर 6 से, तो बताओ। 4th टर्म। सर हाँ 4, 6 4 को 2 से डिवाइड करके +1, तो कितनी आ जाएगी, फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे, 4c3। फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, 4c3, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस y की पावर 3। चलो अगला बताओ, इसकी मिडिल टर्म 7 8। 7 8, वेरी गुड। एक बार 13 में जो भी टर्म है ऑड है तो +1 डिवाइड बाय 2, और एक बार +3 डिवाइड बाय 2, तो इज 7th एंड 8th टर्म। 7th टर्म लिख देना 13c6, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और 8th टर्म x की पावर डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका, 6। चेक कर लेने के बाद, ठीक है। चलो ध्यान रखना है मिडिल टर्म, एक जेई का क्वेश्चन। अब चलो ठीक है, ये जनरल, अच्छा ये वाला केस बहुत बार यूज होते हैं जनरली। इसको क्वेश्चन जेई में x को फर्स्ट टर्म को 1 बना, सेकंड टर्म को x बना देते हैं। मतलब जो x है x की जगह 1 आ जाए, y की जगह x आ जाए। अब एक्सपांशन देखो, जनरल एक्सपांशन में लिख देता हूं। इसका एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या था, NC0 अब मुझे बता फर्स्ट वाला एक्सपेंशन क्या आएगा उसी हिसाब से। ये फर्स्ट वाला NC0, अब देखो x की जगह तो क्या आ जाएगा 1, x की जगह क्या आ जाएगा 1, अब y की पावर क्या होगी, जो बढ़ती जाएगी, पहले y की पावर 0, फिर y की पावर 1, फिर y, ठीक है। तो यहाँ पे NC0 प्लस NC1 इंटू y प्लस NC2 इंटू, सॉरी y की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब। तो याद रखना बहुत आसान है इसको, ठीक है। NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 इंटू
अब इसे बीच में कोई ना कोई टर्म आएगी NCR x की पावर r और लास्ट वाली टर्म NCN x की पावर n। क्या याद रख लोगे? बोलो। सर। ठीक है, ये बहुत बार काम आएगा आपको, बहुत से कैलकुलेशन में ये वाला टर्म्स आता जाता रहता है, इसलिए बहुत काम आएगा। माइनस अगर हुआ तो ऑड कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएंगे, ऑड वाले कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, इवन वाले कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे। बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, इसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये ट्राई करो एक बार, शांति से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली ट्राई करो इसको। एक बार ये ट्राई हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सब लोग ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, लेकिन ट्राई जरूर करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे दो दो टर्म्स एक साथ दे दी है, तो एक्स कितना है? 63 23 63 63 63। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। अच्छा, ये पी एक्स है, दो टर्म है, दोनों को मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इससे पूछा है, बोला है एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सपेंशन देखते हैं। फर्स्ट वाला एक्सपेंशन बताना कितना आएगा? पी सी वन इंटू एक्स, PC2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फर्स्ट वाला एक्सपेंशन। जो सेकेंड ब्रैकेट है में QC0 माइनस QC1 इंटू एक्स प्लस QC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे की टर्म से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे एक्स और एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो मुझे बताओ एक्स वाली टर्म कहां कहां पे क्रिएट होगी? एक्स वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट क्या क्या आएगा? देखो, ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? PC0 किसके साथ मल्टीप्लाई ताकि एक्स बने सेकेंड ब्रैकेट में? QC0। वेरी गुड। नहीं नहीं, QC0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म बनेगा, मुझे एक्स चाहिए। QC1x हाँ, देखो PC0 यहाँ पे एक्स की पावर 0 है ना, तो ये किसके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्रिएट होगा ना। यस सर। yes sir हाँ, अब मुझे बता अगला PC1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि PC1 इंटू एक्स है। अब बताओ इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे QC0। हाँ, यहाँ पे पावर 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बनेगा। क्लियर है? अब एक्स अब बनेगा ही नहीं, आगे सारी पावर हायर है। ठीक है, ये एक्स का काम हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्या देखना? एक्स स्क्वायर का देखना है। मुझे बताओ अब एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा? यहाँ पे PC0 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स स्क्वायर बने? QC2x square हाँ, QC2 है ना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो QC2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर बनाएगा। अब अगला बताओ PC1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स बने? यहाँ पे x की पावर 1 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करें?
QC1 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 x की पावर 1 और 1 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे अगला टर्म क्या आ जाएगा, PC1 माइनस ऑफ QC1, और लास्ट एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, QC0 वेरी गुड, एक्स स्क्वायर है तो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो PC2 को QC0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या सबको समझ में आया एवरीवन? बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये 4 के बराबर है, ये कोएफिशिएंट किसके बराबर है, -5 के बराबर। अब थोड़ा सा आपको इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएगी, वहां से p और q आएगा, लेकिन मेन कंसेप्ट ये था कैसे कलेक्ट करना। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। यहाँ पे वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेना। देखो इन्होंने वैल्यू रख के सॉल्व किया होगा, इनका मेथड थोड़ा लेंदी है, आप तो ये तरीका अपना लेना। यहाँ इस वैल्यू को 4 से इक्वेट कर देना, यहाँ से p और q में एक रिलेशन आएगा। सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से इक्वेट कर देना, -5 से, वहां से p और q में दूसरा रिलेशन आएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके हम p और q निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो 2023 का भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो आप देख पा रहे हो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि जेई में सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में बना सकते हो। बस कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करनी है, साफ साफ अक्षरों में चीजों को लिखना है। इसके पहले भी जितने भी मैंने क्वेश्चन किए उसमें भी क्या करा, जनरल टर्म लिख लिख के क्वेश्चन किए थे। जितने भी क्वेश्चन आए थे देखो, यहाँ पे भी जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म लिख के इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था तो 0 से इक्वेट किया, एक्स की पावर 5 था तो 5 से इक्वेट किया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो सब तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखो सेम टाइप का। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले पहले देखो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ये जो 3 टर्म्स दी है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम थोड़ा छोटा टर्म्स में? क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि छोटे टर्म्स में? देखो यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो इसमें एक पावर कम करके पावर 9 बना रहा हूँ पहले तुम्हें, ताकि दोनों की आखिरी की दोनों की टर्म्स की पावर सेम हो जाए, आया ना? समझ में आया? यहाँ पे पावर 10 को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया। पहली स्टेप समझ में आ गई? बोलो। यस सर। ठीक है, अभी शुरू की दो टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए आखिरी की दो टर्म क्या है? ये भी बहुत स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनकी अगर पावर को मैं कंबाइन कर दूं तो बताइए अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? बहुत स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है ये भी, 9 10 में देखा होगा शायद। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, चलो अब बताओ ये इसको क्या लिखते थे अपन, याद करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत बढ़िया। ये होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला ब्रैकेट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन है। ए मतलब 1, बी मतलब एक्स क्यूब का होल पावर 9। तो देखो ये जो लेंथियर एक्सपेंशन दिया था इसको मैंने सिंप्लीफाई करके दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया। मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, जो अगर भूल गए हो तो याद रख लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया? सबको याद आया ये? ठीक है, तो याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है? तो उसकी मदद से मैंने देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी दिया हुआ था, लेकिन सबसे पहला स्टेप था यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जेई यही करवाता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के चालू मत हो जाना, पहले देखना क्या उस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद अब स्टार्ट करना। आप पूछा क्या किया, एक्स की पावर 18 का क्वेश्चन, तो सेम वे उसी तरह से करना है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही टर्म रहेगी। अब जो सेकंड टर्म है उसका एक्सपेंशन आपको देखना है, वहां पे देखना है 18 का पावर कहां बनेगा। सेकंड टर्म का एक्सपेंशन बताओ क्या होगा, 9c0 आएगा पहला, प्लस 9c1 पावर ऑड है तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, प्लस 9c2 एक्स क्यूब की पावर 2। आ रही बात समझ में? आया ना? 1 प्लस एक्स की पावर एक्सपेंशन जैसे करते हैं, माइनस 9c3 एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस 9c4 एक्स क्यूब की पावर 4 एंड सो ऑन। मुझे क्या चाहिए, पावर 18 चाहिए, सॉरी कोएफिशिएंट 18 चाहिए। एक टर्म और लिख देते हैं, 9c। अच्छा अब लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है क्या? हाँ एक और लिखना पड़ेगा, 5
और एक और इसके बाद का भी लिखना पड़ेगा 9c6 एक्स क्यूब की पावर 6 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 18 बनाना है, क्वेश्चन क्या बनाना है 18, तो मुझे आप दिमाग लगाओ वापिस से, मतलब 18 क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होगा। अब देखो बाहर क्या टाइम है 1 है और एक्स स्क्वायर है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि 18 बने, कांस्टेंट टर्म है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें 18 के साथ ही करना पड़ेगा। Yes, तो sir. 18 वाला क्वेश्चन क्या है 9c6 है, तो पहला टर्म तो क्या आ जाएगा 9c6 क्वेश्चन। अब अगले के बारे में सोचते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो पावर 2 है, तो पावर 2 के साथ और क्या चाहिए ताकि 18 बने, बताओ। 9 to 17. देखो पावर 2 है ऑलरेडी, अब 2 में 16 ऐड करूंगा तो 18 बनेगा ना, 9 है ना। C2. अरे एक मिनट रुको, पावर 2 में अब मुझे कोफिशिएंट कितना एक्स 18 बनाना है, पावर कितना बनाना है 18, तो एक्स की पावर 18 बनाना है ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या रखो ताकि 18 बने, 16. 16. एक्स की पावर 16 रखना पड़ेगा ना। अब मुझे देखो क्या इसमें कोई एक्स की पावर 16 का टर्म है, कभी होगा No, क्या, sir. नहीं होगा, क्योंकि पावर सारी क्यूबिक है, तो क्यूबिक में कभी भी 16 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगा 9c6, है ना। Yes. और कोई टर्म आएगा ही नहीं, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 9c6। आगे बात समझ में, Yes, sir. तो आंसर कहता है 9c6 दैट इज 84, बाकी कोई भी टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि 18 एक्स स्क्वायर के साथ अगर 18 बना तो 16 रखना पड़ेगा। अब इसके एक्सपेंशन में आप देखो कभी भी 16 आएगा ही नहीं, पावर सारी 3 की मल्टीपल है, पावर देखो क्या क्या 3 6 9 12 15 18, कभी भी पावर 16 नहीं आएगी, है ना। इसलिए एक ही क्वेश्चन क्या बनेगा 9c6। ओके क्लियर है। चलो कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे बस दिमाग लगाना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। बताओ इसमें मुझे एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, आप लोग कुछ मत लिखो, सिर्फ मुझे बताओ तरीका क्या होगा। इस एक्सपेंशन ऐसा कुछ होगा a0 a1 इंटू एक्स, सपोज कोफिशिएंट है a0 a1 a2 a3, इस तरह की टर्म्स आती जाएगी। फाइनल सिंप्लीफिकेशन मान लो ऐसा दिख रहा है, और मुझे पूछा है इनके कोफिशिएंट का सम कितना होगा, तो कैसे निकाले कोफिशिएंट का सम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सारे कोफिशिएंट का सम कैसे निकालो, ध्यान से देखो आ जाएगा आंसर। सर 0. क्या जीरो, जीरो क्यों होगा, तरीका बताओ, तरीका क्या रहेगा। सब लोग सोचो ये कैसे क्रिएट करे, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल a12 कैसे क्रिएट करें। X1 होगा तब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इन टर्म्स को देखो, इनका मुझे सम चाहिए, अगर मैं यहाँ पे x को 1 रख दूं दोनों, अब बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है, ये क्या एक आइडेंटिटी, एलएचएस आरएचएस में दोनों टर्म लिखी, मतलब ये क्या एक आइडेंटिटी, इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर समझते हैं ना, आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एलएचएस आरएचएस में, तो एलएचएस आरएचएस में अगर x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें एलएचएस एंड आरएचएस, तो ध्यान से देखो एलएचएस में a0 a1 a2 a3 अप टिल a12 क्रिएट हो जाएगा, Yes, sir. की पावर 6, कितना आ रहा है ये, 0 आ रहा है ना, क्लियर है। तरीका क्या रहेगा, x की वैल्यू क्या रख दोगे 1 रख दोगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरे पास ये सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्रिएट हो जाएगा। चलो अब दिमाग लगाओ, अगर मान लो सिर्फ इवन टर्म्स पूछा होता तो क्या करता है, इवन कोएफिशिएंट, वापस दिमाग लगाओ, इसी पार्ट में अगर उससे पूछा होता इवन कोएफिशिएंट क्या, अभी मैंने क्या निकाल लिया, सारे कोएफिशिएंट का सम निकाला है। सारे क्वेश्चन का सम 0 आ रहा था पार्ट 1 में, अब पार्ट बी में पूछा है इवन कोएफिशिएंट, तो इवन कैसे निकाले, सिर्फ मुझे 2 4 6 8 यही चाहिए, 0 2 4 6 8, तो क्या दिमाग लगाए, सोचो वैसे ही सोचना है, थोड़ा सा और सोचो, उसी तरह से सोचना है थोड़ा सा और।
लगाओ दिमाग बच्चों। चलो हाँ बताओ, किसी ने सोचा है कुछ? देखो एक तरीका है, बहुत आसान था एक्चुअली। अगर आप x की जगह -1 रख देते हो, ध्यान से देखो, पहले मैंने 1 रखा, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो LHS में तो क्या होगा? करेक्ट है। और RHS में देखो, ध्यान से बताओ, RHS में बताओ क्या आएगा? A0 के बाद क्या आएगा? -1 रख दो, बताओ क्या आएगा? -A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टिल प्लस A12। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? A0 माइनस A1 प्लस का A2 माइनस का A3 प्लस का A4 प्लस का A12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 1 कट जाएगा, 2 की पावर 6 है ना? 2 की पावर 6 कितना होता है? Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ ये कैसे क्रिएट करूं मैं? मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या करें? दोनों इक्वेशन ऐड कर दे। वेरी गुड। अगर 1 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा, 1 प्लस 2 को मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करने पे ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। Yes. ऑड टर्म्स के और इवन टर्म्स ट्वाइस आ जाएगी। इवन टर्म क्या आ जाएगी? डबल बार। और ऑड टर्म्स क्या हो जाएगी? कैंसिल। ऐसे करना था, एक बार 1 रखना था, एक बार 2 रखना था, और ऐड करके ये करना था। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 32। Yes. ये रे, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आपसे आने चाहिए। ये जेईई मेंस में पूछा गया था। देखो थोड़ा सा अलग था बस यहाँ पे टोटल। अच्छा मुझे बताओ ऑड टर्म्स कहां तक जाएगी इस क्वेश्चन में? ऑड टर्म्स वैसे तो कहां तक जानी चाहिए? टोटल 40 तक है। 39 39 39 तक का सम आप निकाल सकते हो, जैसे पिछली बार किया था। Yes, sir. एक बार x को 1 रखना, एक बार x को -1 रखना, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो ना, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देना। ऑड चाहिए तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे, है ना? Yes, sir. बोलो। तो देखो Yes, sir. रख के देख लेते हैं। तो ऑड टर्म्स कैसे निकलेगी? एक बार x को 1 रखा तो 1 रखने पे कितना आएगा? 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा? 4 की पावर 20। एक बार -1 रखोगे तो -1 रखने पे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 20। और दोनों को इस बार क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑड टर्म डबल बार आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास A1 + A3 + A5, लास्ट की टर्म रहेगी A37 + A39। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2। लेकिन मुझे कहां तक चाहिए क्वेश्चन में? 37 तक चाहिए। तो 37 तक चाहिए तो इस 39 को उधर भेजना पड़ेगा। तो A1 से लेके A1 A3 A5 A37 का जो सम होगा वो कैसा हो जाएगा? ये जो वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगा? -A39। अब 39 टर्म कैसे निकालेंगे वो आपको सोचना है। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? 39 टर्म निकाल के यहाँ पे रखना है। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना एक बार घर पे वापस। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना कवर हो चुका है। आज में अपन ने 3 टॉपिक कवर कर लिए, शुरू के 3। ये लेक्चर 1 का टारगेट था। अब लेक्चर 2 में ये बचे हुए टॉपिक अपन कवर करेंगे अगले लेक्चर में। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? आज अपन ने बहुत सारे की वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के मेंस एडवांस जनरल टर्म पे। तो बेसिकली आज का जो टारगेट था अपना शुरू के 3 टॉपिक को इनको प्रॉपर्ली करना था। अगले टीम एप्लीकेशन, ग्रेटेस्ट जम, आरएफ फैक्टर, एनी इंडेक्स, ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करें। तो मैं नोट्स अभी भेज दूंगा, एक बार प्रॉपर्ली आप इन नोट्स को देख लेना। ठीक है, और किस तरह से किए गए वो देख लेना। Yes, Okay. sir. Okay. Thank you everyone. Thank you for attending the lecture. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. you, Good sir. night. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Good night. Bye. Bye bye.